बहुत धन्यवाद दिलीप कटारिया जी। आपने जो मेरे लिए बोला है इतने अच्छे शब्द, शायद मैं आई एम नॉट डिजर्विंग ऑफ देम, बट मैं कोशिश करूंगा वहां तक खड़े होने की। और मैं बहुत आई एम वेरी थैंकफुल टू जम्मू कश्मीर स्टडी सेंटर गुजरात चैप्टर कि उन्होंने मेरे को ये मौका दिया एक इतनी बड़ी, इतनी डाइवर्स और इतनी इंटेलेक्चुअल ऑडियंस के सामने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू प्रोपेगेंडा मशीनरी और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर विद रिस्पेक्ट टू चाइना के बारे में कुछ कहने के लिए। और मैं देख रहा हूं कि आज की जो ये सभा है इसमें बहुत मेरे माननीय मित्र और बैठे हैं। आशुतोष भटनागर जी आ रहे हैं, या आलोक बंसल जी जिनके साथ मैंने काफ़ी काम किया है, तो मैं उस बात से बहुत खुश हूँ। तो ज़्यादा वक्त ना जाया करते हुए मैं अपने टॉपिक के ऊपर आ जाता हूँ, जो कि लिखा चाइनीज़ प्रोपेगेंडा मशीनरी। और जैसा कि आपने एक्सप्लेन किया कि इसमें हम चाइनीज़ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के बारे में भी थोड़ा देखेंगे। तो ये अच्छी बात है कि चाइना और इंडिया की जो सिचुएशन है उसके बारे में पहले 3 लेक्चर्स में बोल दिया है, उसके बारे में सबको पता है, और ऐसे भी सब लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, टेलीविज़न देख रहे हैं। तो मैं उन बातों में दोबारा नहीं जाऊंगा। मैं डायरेक्टली अपने टॉपिक से ही शुरू करता हूं और अपने टॉपिक की तरफ ही अपने आप को आई विल कीप माई सेल्फ कॉन्सेंट्रेटेड ऑन माई ओन टॉपिक ओनली। सो उसमें सबसे पहली पॉइंट है इंफॉर्मेशन। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जो है ये शुरू से ही इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस हुई है, और इंफॉर्मेशन आज की दुनिया में एक बहुत बड़ा एसेट माना जाता है। ये एक एसेट है फॉर नेशनल पॉलिटिक्स, ग्लोबल पॉलिटिक्स, कॉरपोरेट मैनेजमेंट, बिजनेस, किसी भी तरीके से इंफॉर्मेशन, इवन अपनी फैमिली में जो आपके इश्यूज हैं वो इंफॉर्मेशन ही उसका सबसे बड़ा एसेट बन गया है। और इंफॉर्मेशन की जो प्रोलिफरेशन है उसके आजकल बहुत सारे चैनल्स बन गए हैं। सो इस इंफॉर्मेशन की महत्वता जो है वो ही साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस और प्रोपेगेंडा मशीनरी की एक बेस और एक फाउंडेशन बन जाती है। अब इंफॉर्मेशन तो एक होती है सच्ची इंफॉर्मेशन, दूसरी होती है मिस इन्फॉर्मेशन, तीसरी होती है डिस इन्फॉर्मेशन। तो प्रोपेगेंडा मशीनरी में ये सारे काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल किया जाता है, कुछ अच्छे काम के लिए और कुछ नॉट टू गुड चीज़ों के लिए। तो नेशंस जो हैं, क्योंकि हम ये चाइना के बारे में बात कर रहे हैं, अगर हम नेशंस की बात करें तो नेशंस एक बेनिफिशियल नैरेटिव बना लेते हैं अपने लिए, और दूसरी तरफ वो अपने एनिमी के पास डिसेंशन और डिसरप्शन क्रिएट करने के लिए कोशिश करते हैं। ये जो काम है ये सबसे बेटर, सबसे बेस्ट जो है और सबसे एफिशिएंटली करती हैं अथॉरिटेरियन रेजिम्स। क्यों? क्योंकि अथॉरिटेरियन रेजिम्स के पास 2 फायदे हैं। पहली बात तो वो एक आयरन कर्टन के नीचे रहती हैं। जैसे ये आयरन कर्टन का जो नाम है ये सबसे पहले रशिया से शुरू हुआ था, पर उसके बाद अभी इस टाइम का जो बहुत सारे और जगहें हैं जो जहाँ की आयरन कर्टन्स हैं, कुछ डायनेस्टिक जगहों में भी हैं। सऊदी अरेबिया ऑल्सो हैज एन आयरन कर्टन, पर इस टाइम का जो सबसे बड़ा आयरन कर्टन है वो चाइना में है, और उसके साथ साथ पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान कहने को तो डेमोक्रेसी है, पर एक्चुअली वो अथॉरिटेरियन रेजीम है, क्योंकि वहां पर चलती तो आर्मी की है। सो इट इज अ वर्चुअल डिक्टेटरशिप। तो पाकिस्तान भी साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस और प्रोपेगेंडा का बहुत ही एफिशिएंटली इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो आयरन कर्टन सिंड्रोम है या ये पैराडिम है, इसमें 2 चीजों से बहुत ज्यादा काम होता है। एक है आपकी इंटरनल सीक्रेसी, कि जो आपकी इंटरनल बातें हैं वो आप बाहर नहीं आने देते। सो दुनिया को ये नहीं पता, दुनिया को तो ऐसा लगता है कि वहाँ अगर कुछ है तो सब ठीक ठाक ही है, पर अंदर जो वहाँ डिसरप्शंस और डिसेंशंस होती हैं उसके बारे में पता नहीं लगता। और साथ ही आप हर किस्म के अंडरहैंड मीन्स को इस्तेमाल करते हैं
दूसरी कंट्रीज की डिस्ट्रप्शन करने के लिए, वहां डिसेंशन क्रिएट करने के लिए, और अपना जो मकसद है, अपना जो ग्लोबल आपकी एस्पिरेशन है या आपका ग्लोबल पॉलिसी है, उसको आगे ले जाने के लिए। तो ये जो है चाइना ने इस बात में, इसको मैं इग्नोमिनियस एक्टिविटी कहता हूं, इसका चाइना इस टाइम के ऊपर दुनिया में सबसे बड़ा मास्टर है। ये जो एक्चुअली प्रोपेगेंडा और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, जैसे कटारिया जी ने कहा है, ये तो बहुत पुराना है, एज ओल्ड है। इंडिया से भी इसका बहुत नाता है, जो हमारी पुराने एम्परर अशोक के टाइम से भी इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल किया जा रहा था। पर मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में जो प्रोपेगेंडा है, वॉर प्रोपेगेंडा है, इसका जो बर्थ है ये जर्मनी में हुआ था, पर जर्मनी खुद हार गया था प्रोपेगेंडा में। उसके बाद रशिया, और अभी आ गया है चाइना, हु आर द मास्टर्स एज फार एज दिस गेम इज कंसर्न। इंडिया जैसी जो डेमोक्रेसीज हैं वो हमेशा बैकफुट पर रहती हैं, क्योंकि हमारे पास राइट फॉर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हमारे पास फ्री मीडिया है। तो वो जो फ्री मीडिया है वो कुछ भी कह सकता है, किसी तरफ भी जा सकता है। मीडिया स्पेस जो है वो गवर्नमेंट ओन नहीं करती, मीडिया स्पेस जो है वो इट इज फ्री। सो इन लोगों की जो ये रिस्ट्रिक्टेड यूज ऑफ नॉलेज है, वो इंडिया जैसे कंट्रीज को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है, जिसकी कि हम आगे आगे जैसी लेक्चर चलेगा हम उसकी बात करेंगे। तो प्रोपेगेंडा जो है उसको, जो गवर्नमेंट है वहां की चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की सीसीपी, वो उसको इट कंसिडर्स इट टू बी सेंट्रल टू ऑल देयर ऑपरेशंस। सारा कुछ जो वो करते हैं, whether it is in the economic domain or the social domain or the military domain or international domain, उसके अंदर प्रोपेगेंडा एक इंटीग्रल पार्ट है। और उनकी इस बात में जो माओ के टाइम से ही एक लेनिनिस्ट अप्रोच है, जो कि कहती है प्रोपेगेंडा एंड इंडोक्ट्रिनेशन आर कंसिडर्ड टू बी द हॉलमार्क ऑफ माओइस्ट चाइना, और यही बात इनकी अभी तक चल रही है। अब हम पहले बात करते हैं चाइना की इंटरनल यूज ऑफ प्रोपेगेंडा के ऊपर। तो सीसीपी जो है वो एक सिस्टम लगाने की कोशिश करती है, जिसको वो कहती है थॉट कंट्रोल, और दूसरा है थॉट रिफॉर्म। थॉट कंट्रोल तो ये है कि हम क्या करेंगे, किस तरीके से अपनी सिटीजन्स का थिंकिंग को कंट्रोल करेंगे। और रिफॉर्म है कि जो हमारे साथ नहीं सोचते हैं, जो हमारे जैसे सोचते नहीं हैं, उनको हमने अपनी तरफ कैसे खींचना है। अब इसमें थॉट रिफॉर्म का एक बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि जब चाइना में कम्युनिज्म आई है, तो चाइना देखा जाए, मेनलैंड चाइना तो बहुत छोटा है, और बाकी जो उन्होंने चाइना बना रखा है वो सारी ऑक्यूपाइड टेरिटरीज हैं। मेनली उसमें है तिब्बत, और दूसरा है ईस्ट तुर्किस्तान, तीसरा है पार्ट ऑफ मंगोलिया, और हैं, काफी हैं। तो उसके साथ ये चाइना इतना बड़ा एक सब कॉन्टिनेंट सा बना हुआ है। अदरवाइज मेनलैंड चाइना तो बहुत छोटा है। तो ये जितने एरियाज हैं जो इन्होंने ऑक्यूपाई की हैं, स्पेशली तिब्बत और ईस्ट तुर्किस्तान, इन ईस्ट तुर्किस्तान में मुस्लिम रिलीजन था, और तिब्बत में बुद्धिज्म थी। तो एक तरह से जिस तरीके से सोवियत यूनियन ने, यूएसएसआर ने सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को कंट्रोल करके उनके रिलीजन के ऊपर अपने आप को थोपने की कोशिश की थी, अपने कम्युनिस्ट एजेंडा को थोपने की कोशिश की थी, उसी तरीका से चाइना भी अपनी ऑक्यूपाइड टेरिटरीज में सेम चीज कर रहा है, और उसको वो बुलाता है थॉट रिफॉर्म। और इस वजह से तिब्बत के ऊपर तो आपको मेरा ख्याल विजय क्रांति जी ने बहुत कुछ बता दिया होगा। ईस्ट तुर्किस्तान में भी जो जिंगजियांग प्रोविंस है, वहाँ उइगुर्स हैं जो रहते हैं, जो मुस्लिम्स हैं बेसिकली, उनके ऊपर बहुत सारी एट्रोसिटीज की जाती हैं। चाइना ने वहाँ पर डेमोग्राफिक पैटर्न को चेंज करने की क्या कोशिश की है, कर ही दिया है। और वहाँ हान मुस्लिम्स जो है वो उनको ज्यादा, हान चाइनीज को ज्यादा बैठा दिया है। ऊपर से उनके बातचीत, उनकी रिलीजन का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। उनको रमजान की फास्ट नहीं रखने देते, उनके बीच में हिल मिल के, तो उनमें अगर कोई भी अपने रिलीजन की तरफ हाथ बढ़ाता है उसको आयरन हैंड से काट देते हैं। तो बहुत वो एट्रोसिटीज वहां की जा रही हैं उस एरिया में।
उन लोगों को एक कम्युनिस्ट व्यू पॉइंट के ऊपर लेके आने के लिए और उनको अपने रिलीजन से दूर करने के लिए। और इसको वो एक और लफ्ज देते हैं, इसको कहते हैं कि दिस इज आइडियोलॉजिकल रीमॉडलिंग है, और उसमें आइडियोलॉजिकल पर्जेस कर रहे हैं। जो मैंने आपको बताया है ये जो है ये आइडियोलॉजिकल पर्जेस है, और इसको करने का तरीका ये है कि वो ह्यूमिलिएट करते हैं उनको, कहते हैं कि आपकी सोच जो है वो बहुत गलत है, ये कोई एक मेडिवल थॉट है जिसको पुराने जमाने में लोग पैगनिज्म बुलाते थे, उस तरीके की थॉट है। तो उनको ह्यूमिलिएट करते हैं, उनको सप्रेस करते हैं, उनको डिप्रेस करते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन करते हैं। कोई बाहर से दूसरी कंट्री उनको हेल्प करने की कोशिश करे तो उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो इस तरीके से ये अपने इंटरनल पॉलिटिक्स में अपने कम्युनिस्ट एजेंडा को रीअफर्म करने का इनका प्रोपोगंडा का, इंटरनल प्रोपोगंडा का बहुत बड़ा हाथ है। और जबकि उनको ह्यूमिलिएट करते हैं, उसके साथ अपने लोगों को रोल मॉडल बना देते हैं। जहां भी देखो इतनी लार्जर देन लाइफ फोटोग्राफ्स लगी होती हैं इनके चेयरमैन, फर्स्ट चेयरमैन माओ सीतंग की, उनकी आइडियोलॉजी के ऊपर किताबें लिखी जाती हैं, उनके बारे में बताया जाता है, मास मोबिलाइजेशन की जाती है, कैंपेन्स करते हैं, मल्टीमीडिया के साथ करते हैं, और उसको मॉनिटर भी करते हैं कि इसका हमारे कितना का इफेक्ट हो रहा है और ये इंडोक्ट्रिनेशन सक्सेसफुल हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि इसके लिए ये लोग टूल्स कौन कौन से इस्तेमाल करते हैं। तो पहले जब ये इन्होंने शुरू किया था, क्योंकि प्रोपोगंडा और साइकोलॉजिकल ऑपरेशन तो इनके पहले से ही चल रहे हैं, तो पहले इन्होंने इनके पास बेसिकली पहले तो न्यूज़पेपर्स थे और माउथ टू माउथ था। इन्होंने अपनी आर्मी पीएलए को बहुत ज़्यादा यूज़ किया, पीपल लिबरेशन आर्मी। मैं हमेशा कहता हूँ कि पीएलए कोई आर्मी नहीं है, पीएलए एक पुलिस फोर्स है, क्योंकि पीएलए का ज़्यादा काम अपने इंटरनल रिवोट्स प्रॉब्लम्स को मैनेज करने का है, और ये जो ऑक्यूपाइड टेरिटरीज है उनको कंट्रोल में रखने का पीएलए का ज़्यादा काम है। 40 साल हो गए पीएलए ने किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं लड़ी है। लास्ट लड़ाई उन्होंने लड़ी थी वियतनाम के साथ, और उसमें भी उन्होंने बहुत मार खाई थी। तो पीएलए इज नॉट एन आर्मी, इट इज अ पुलिस फोर्स, इट इज द पुलिस फोर्स ऑफ द कम्युनिस्ट चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। और उसको इन्होंने अपने ये प्रोपोगंडा एम्स और एम्बिशंस को आगे ले जाने के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया है पीएलए को। सो जो मैं बात बता रहा था कि पहले तो ये पीएलए के साथ करते थे, वर्ड टू माउथ करते थे, फिर प्रिंट मीडिया तो बहुत देर से है। तो प्रिंट मीडिया में इनका जो मेन पेपर हुआ करता था वो था पीपल्स डेली न्यूज़पेपर ऑफ चाइना, और उससे ये इस्तेमाल उसको करते थे। उसके बाद जब टेलीविजन आया है तो इन्होंने एक चाइना सेंट्रल टेलीविजन जो चैनल है उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आज का जो दिन है, इस दिन में तो आपको सबको पता है, हम सबको पता है कि कितनी प्रोलिफरेशन हो चुकी है मीडिया की। मल्टीमीडिया टूल्स आ गए हैं, और कोई ऐसा टूल नहीं है, मल्टीमीडिया टूल नहीं है, क्योंकि चाइना टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस्ड है। कोई ऐसा मल्टीमीडिया टूल नहीं है जिसको कि चाइना ने ऑप्टिमली यूटिलाइज नहीं किया या नहीं कर रहा हो आज के दिन में अपनी मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन को स्प्रेड करने के लिए, और अपने साइकोलॉजिकल वॉरफेयर ऑब्जेक्टिव्स और प्रोपोगंडा ऑब्जेक्टिव्स को आगे ले जाने के लिए। सो ये जो मल्टीमीडिया टूल्स हैं, इसके मेरे पास कुछ आंकड़े हैं, ये मैंने नेट से लिए हैं। आई कैन नॉट से दैट दे आर एब्सोल्युटली श्योर, बट हैं सही। तो इसमें कहा जाता है, रिपोर्ट किया जाता है कि इनके पास 3000 पब्लिक टेलीविजन चैनल्स हैं, 3000, जिनको कि ये पे करते हैं। इनका एक 50 सेंट पॉलिसी है जिसमें कि सबको ये पैसे देते हैं। तो 3000 पब्लिक टेलीविजन चैनल्स हैं, और 150 पे टीवी चैनल्स हैं, 2500 रेडियो स्टेशंस हैं, 2000 न्यूज़पेपर्स हैं, 10,000 मैगजीन्स हैं, और इसके अलावा 30 लाख इंटरनेट साइट्स हैं इनके पास। सो इनका बहुत ज़्यादा जो बहुत ज़्यादा प्रेशर है वो आजकल इंटरनेट के ऊपर है। और इंटरनेट के में इनके जो टिकटॉक वगैरह चल रहे हैं, जो इनकी गेम्स चलती हैं, वीडियो गेम्स, टिकटॉक चलता है,
तो टिकटॉक पूरी दुनिया से पैसे कमाता है, पर मैक्सिमम वो पैसे सीसीपी से कमाता है अपने प्रोपेगेंडा वॉरफेयर के लिए। सो दिस इज द, अभी आप ये सोच लो कि कितनी बड़ी डायमेंशन है, टूल्स कितने हैं इनके पास अपना ये काम करने के लिए। तो इन टूल्स को ये इस्तेमाल करते हैं, तो अपनी न्यूज तो ये सप्रेस कर देते हैं। यही जो टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके ये अपनी न्यूज को सप्रेस कर देते हैं, पर जो ये दुनिया में बताना चाहते हैं वो ये छोड़ते नहीं। और कोई ऐसी जगह नहीं है जिसके लिए इनके पास एक प्रोपेगेंडा का और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एक प्लान ना हो, एक मॉडल ना हो। हर अलग अलग जगह के लिए इन्होंने अलग मॉडल्स बना रखे हैं। इंडिया के लिए अलग मॉडल है, यूएसए के लिए अलग है, ताइवान के लिए अलग है, जापान के लिए अलग है, साउथ पैसिफिक रीजन के लिए अलग है। और उसको ये इनके पास बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें कि ये अपने मैसेजेस और अपनी थीम्स को क्रिएट करते हैं और उनको अप्लाई करते हैं, लॉजिकली अप्लाई करते हैं, बड़े तरीके से, बहुत प्रोफेशनल तरीके से उसको अप्लाई करने की ये कोशिश करते हैं। इंडिया की तरफ इनका बहुत एक खास ध्यान है, क्योंकि इंडिया को ये अपनी सबसे बड़ी थ्रेट समझते हैं इस टाइम के ऊपर। यूएस तो बहुत दूर है, और ये चाइना समझता है कि चाइना के पास इस टाइम के ऊपर यूएस से ज्यादा पैसे हैं, टेक्नोलॉजिकली चाइना एडवांस्ड है, तो यूएस को वो इतना थ्रेट तो है, पर इतनी नहीं समझता जितनी इंडिया, बिकॉज इंडिया राइट नेक्स्ट डोर है। और राइट नेक्स्ट डोर होने के बाद इंडिया एक रीजनल पावर है। और इतने, अगर आप हिस्ट्री देखो तो हिस्ट्री में इंडिया ने हमेशा चाइना को डोमिनेट किया है, तो इनको अभी तक भी वो डर रहता है, और वो डर रहना भी चाहिए कि इंडिया इनको डोमिनेट करेगा, क्योंकि चाइना में मेरे हिसाब से इतना दिमाग नहीं है कि वो इंडिया के साथ एक डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आ सके और इंडिया को किसी भी डोमेन, इंटेलेक्चुअल या साइकोलॉजिकल डोमेन में इंडिया को हरा सके। तो ये चाइना को भी काफी पता है, और उनकी जो बेलिजरेंट लीडरशिप है आजकल के ज़माने में, जो उनकी एक माशो लीडरशिप है प्रेसिडेंट जी जिनपिंग के नीचे, वो घबराई भी रहती है, और वो इंडिया को अपना एक बहुत बड़ा एडवर्सरी समझ के इंडिया के पीछे पड़ती है। सो यहाँ पर एडवर्सियल, ये इंजीनियर करते हैं एडवर्सरियल एक्ट्स को इंडिया में। दैट इज देयर पॉलिसी। प्रोपेगेंडा इज अप्लाइड टू इंजीनियर एडवर्सरियल एक्ट्स अगेंस्ट इंडिया। और इसमें जो पॉलिसी ये फॉलो करते हैं, वो इनका जो बहुत बड़ा पुराना स्ट्रैटेजिस्ट है सन त्सू, उसकी पॉलिसी को ये फॉलो करते हैं। और इस मामले में सन त्सू ने ये कहा था दैट द सुप्रीम एक्सीलेंस कंसिस्ट ऑफ ब्रेकिंग द एनिमीज रेजिस्टेंस विदाउट फाइटिंग। और दूसरा उसने कहा था द ग्रेटेस्ट विक्ट्री इज दैट विच रिक्वायर्स नो बैटल। अभी आप इसको, इन दोनों चीजों को आप अप्लाई कीजिए जो चाइना की पॉलिसी है इंडिया के साथ। 1962 में इन्होंने वॉर लड़ी, इनको जो चाहिए था, इनको बेसिकली उस वॉर में दे वांटेड द एक्साइचिन रीजन, क्योंकि एक्साइचिन रीजन से उन्होंने अपनी वो G219 रोड निकालनी थी फ्रॉम तिब्बत टू जिंगजियांग। तो बेसिकली वो लड़ाई पूरी इन्होंने उसके लिए लड़ी थी। जैसे ही उनका वो एरिया उनके हाथ में आ गया, तो माओ सी तंग ने, चौ एन लाई ने एक चिट्ठी लिखी कि भाई देखो ऐसे करते हैं, हम जहां बैठे हैं वहीं बैठे रहते हैं, और उस एरिया को हम बुला लेते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और 20 किलोमीटर का एक दूसरे के बीच में गैप कर देते हैं, और वी विल नॉट फाइट। हम ये वेट करेंगे कि जब हमारी बॉर्डर डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाएगी तब तक हम लड़ेंगे नहीं, हम इस एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ रहेंगे। तो जो उनको चाहिए था वो लेके वो बैठ गए। उसके बाद वो दिन है और आज का दिन है, जो भी बॉर्डर इशू के ऊपर डिस्कशंस होती हैं वो चाइना आगे बढ़ने ही नहीं देता। चाइना ने अभी तक अपने मैप तक, वहां से जो उनका परसेप्शन है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का, उसके मैप तक नहीं एक्सचेंज किए हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि इसको ऐसी रखो, खुला रखो, जब हमारा दिल करे हम अंदर आ जाएं, जब हमारा दिल करे हम बाहर चले जाएं। तो इस तरीके का उन्होंने, मतलब इंडिया के ऊपर एक साइकोलॉजिकल दबाव डालने के लिए ये एक पॉलिसी बनाई हुई है, जो कि पिछले आप देख लीजिए 1962 से अब तक चलती जा रही है। और ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है,
इस पे उन्होंने पीस एंड ट्रैंक्विलिटी की जो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी के एग्रीमेंट्स हुई हैं, जिसके कारण हम लोग एक दूसरे के ऊपर फायर नहीं करते हैं, एक कॉमन एरियाज में हम एक दूसरे के कॉमन एरियाज में हम पेट्रोलिंग करते हैं, और वहां कभी पथराव हो जाता है, कभी एक दूसरे के साथ अपना ये लगा लेते हैं, पुश कर देते हैं, एक दूसरे को छाती से छाती लगा लेते हैं, इस तरीके की बातें, जो बातें पीएलए के लिए बहुत अच्छी हैं, क्योंकि पीएलए तो पुलिस फोर्स है, वो इससे ऊपर वो लड़ तो सकती नहीं है, वो यही कर सकती है, पत्थर ही मार सकती है और दूसरों को आंखें दिखा दिखा के दबा सकती है। तो चाइना ने इस तरीके से अपनी एक पॉलिसी बनाई है कि जो उनको सूट करती है, और जो सन तzu के तरीके से बिल्कुल सही है कि सुप्रीम एक्सीलेंस कंसिस्ट ऑफ ब्रेकिंग द एनिमीज रेजिस्टेंस विदाउट फाइटिंग, and the greatest victory requires no battle. They do not want to fight a battle with India. They just want to keep India under pressure. Internally they want to keep India under pressure, externally they want to keep India under pressure. तो उसके कारण हर साल मैंने जो देखा है, हर साल या हर 2 साल के बाद वो कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। कभी डोकलाम में कर देते हैं, कभी चुबार में कर देते हैं, अभी पीछे से ये ईस्टर्न लद्दाख में आजकल इनकी चल रही है, कुछ एरिया लेके बैठ जाते हैं। उससे क्या है कि ये पूरी दुनिया को दिखाना शुरू कर देते हैं कि हम तो बहुत तगड़े हैं, देखो हमने इंडिया को दबा रखा है। अपना इनका इंटरनल साइकोलॉजिकल बैटल बहुत अच्छा चलता है तिब्बत में। क्यों? क्योंकि तिब्बत सोचता है कि अगर ये इंडिया को इस तरीके से दबा सकते हैं तो हमारी तो इंडिया कभी हेल्प नहीं करेगा, तो इस बात से तिब्बत जो है वो चुप रहता है। So this is all a part of the perception management and psychological operation paradigm of China. The paradigm that they are using against India, बहुत well structured इनकी पॉलिसी है। अब इसमें हाफ ट्रूथ्स बताते हैं, बार बार हाफ ट्रूथ्स बताते हैं, हमें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, हमें इंटिमिडेट करने की कोशिश करते हैं, लोकली करते हैं, जिस एरिया में लड़ाई है उस एरिया में करते हैं, इंटरनेशनली करते हैं, इंडिया को इंटरनली करते हैं, जो कि आप देख ही रहे हो किस तरीके से कर रहे हैं, और अपने लोगों को भी उन हाफ ट्रूथ्स को बार बार बता के उस इंटिमिडेशन को और इन्फ्लुएंसिंग एटीट्यूड के साथ अपने लोगों को भी ये दबाते हैं। सो दिस इज अ वेरी वेरी सॉलिड साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और प्रोपेगेंडा मशीनरी जो कि इन्होंने इंडिया के खिलाफ खड़ी की हुई है। और इसको बेसिकली जो लुक आफ्टर करता है इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को, वो पीपल लिबरेशन आर्मी की एक स्ट्रैटेजिक सपोर्ट फोर्स है जिसका नाम है PLASSF। उसके नीचे ये सब काम होते हैं, और ऑफ कोर्स जो इनकी CCP की सेंट्रल लीडरशिप्स है वो तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रखते हैं, एक व्यू रखते हैं और इसको मॉनिटर करते हैं और देखते हैं। अब इनको प्रॉब्लम ये पड़ गई है कि इंडिया ने भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना शुरू कर दिया है। जो अभी लद्दाख में हुआ है उसमें लोग कहते हैं कुछ ये अंदर आ गए, ये किया वो किया, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द चाइनीज प्रोपेगेंडा मशीनरी। कि इतना बड़ा कोई मतलब वो एक टैक्टिकल लेवल की बात है कि 4 किलोमीटर वो अंदर आ गए, 3 किलोमीटर हम अंदर आ गए। स्ट्रैटेजिक लेवल की बात यह है कि हमने उनको बता दिया है कि भैया हम तो आपको कहीं आने नहीं देंगे, अगर आप आओगे तो हम गोली चला देंगे। जिसका मतलब है कि जो चाओ एन लाई ने वो पॉलिसी बनाई थी हमें डोमिनेट करने की, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की, कि वहां कोई फायरिंग नहीं होगी, गैप होगा, हम एक दूसरे के साथ लड़ेंगे नहीं, वो मेरे हिसाब से वो वाली जो पॉलिसी है वो खत्म हो चुकी है। अब ये है कि अगर आप 1 इंच भी अंदर आओगे तो हम रिटेलिएट करेंगे फोर्सफुली। हमने इतना कहा तो नहीं है कि हम फायर करेंगे, बट बेसिकली ये एक लाइन ऑफ कंट्रोल टाइप ऑफ सिंड्रोम बन गया है, और अभी चाइना को समझ नहीं आ रहा कि इसको किस तरीके से हैंडल करना है। चाइना में इसकी प्रॉब्लम पड़ गई है। सो इनका जो कंकॉक्टेड माइंड गेम्स है और इनकी जो सोइंग ऑफ सेल्फ डाउट है इंडियन पॉलिटी में, उसने जोर पकड़ लिया है। ये माइंड गेम खेल रहे हैं, इनके पास पेड लोग हैं, पेड इनके पास स्ट्रक्चर्स हैं जिनसे ये कुछ लिखवाते हैं, कुछ कहलवाते हैं। मुझे कहना तो नहीं चाहिए पर ये है, और उनसे हमारे ही लोगों में एक सेल्फ डाउट क्रिएट करते हैं।
हमारे में एक इनसिक्योरिटी क्रिएट करते हैं कि चाइना पता नहीं कौन सा बड़ा हवा है और वो पता नहीं क्या कर रहा है, तो हमारे साथ क्या होगा। एंड दिस इज ये बेसिकली हमारी गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने के लिए करते हैं कि जो गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई है उस पॉलिसी से हम थोड़ा सा दूर हो जाएं। तो पॉलिटिकल एडवर्सरीज हमारे जो इनके पॉलिटिकल एडवर्सरीज हमारे पास हैं, विच इज डेफिनेटली द प्रेजेंट इनकम्बेंट गवर्नमेंट एनडीए, उसको क्रिटिसाइज करना। तो इसमें ताइवान के और इजिप्ट तिब्बत के इंडिपेंडेंस में की तरफ से जो बात करते हैं उनके पीछे पड़ जाना है, और यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट के पीछे पड़ जाना और इंडिया के पीछे तो पड़ना ही है। इसको इन्होंने सबको इकट्ठा कर दिया। ये सब कुछ अभी ये अपने इसमें जो इंडिया का पैराडिम है उसके अंदर लाके और इन्होंने अपना एक परसेप्शन मैनेजमेंट का जाल फैला लिया। अब इस सारे काम में एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, इनका जो सबसे बड़ा टूल है इस सारे काम में, वो मेरे हिसाब से, वैसे तो ये सब कुछ यूज करते हैं, पर जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है और मेरी स्टडी है वो ये कहती है कि इस सब में इनका सबसे बड़ा टूल इंडिया की तरफ है एक न्यूज़पेपर जिसका नाम है ग्लोबल टाइम्स। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट ऑफ द प्रोपेगेंडा मशीनरी ऑफ चाइना, स्पेशली एज फार एज इंडिया इज कंसर्न। तो इसकी ये जो ग्लोबल टाइम्स है, इसकी सीसीपी ने ओपनली एक्नॉलेज किया है कि इसकी ओनरशिप है इस मीडिया आउटलेट के ऊपर, और ये कहते हैं कि ये इसको इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है कमेंट करने के लिए ऑन इश्यूज ऑफ नेशनल पर्सपेक्टिव। तो उनके जो नेशनल पर्सपेक्टिव हैं, अभी हमारे यहाँ तो हम ये ऐसा कर नहीं सकते हैं कि हम किसी को, दूरदर्शन भी ऑटोनोमस है, सब कुछ ऑटोनोमस है, तो उनका नेशनल पर्सपेक्टिव का मतलब ये होता है कि जो उनकी पार्टी कहती है वही वो करेगा और वही वो लिखेगा। तो उन्होंने अपना एक ये सीसीपी ने बना लिया है मीडिया आउटलेट ग्लोबल टाइम्स। ये पहले सिर्फ चाइनीज लैंग्वेज में होता था और अभी इसको इन्होंने 2009 से इंग्लिश में भी केटर कर दिया है, जिसको कि कहते हैं कि ये इंटरनेशनल लीडरशिप के लिए हमने ये काम किया है। और कहा जाता है कि इसके 2 मिलियन फॉलोवर्स हैं। फॉलोइंग इसकी इसलिए है क्योंकि दुनिया को इसी पेपर से पता लगता है कि चाइना सोच क्या रहा है। बेशक उतना ही पता लगे जो कि चाइना हमें बताना चाहता है, पर कम से कम चाइना के बारे में अगर कोई सोच निकलती है या कोई सोच निकालनी होती है तो वो ग्लोबल टाइम्स से ही निकलती है। और मेरे हिसाब से जो मैंने इतना बड़ा आपको एक स्ट्रक्चर बताया था इनका है, मल्टीमीडिया का स्ट्रक्चर है, उसका बेस जो है वो ग्लोबल टाइम्स है। जो ग्लोबल टाइम लिखता है उसको वो और एडवांस कराते हैं, दूसरे तरीके से एडवांस कराते हैं, तो उसके वीडियोस बनाते हैं, उसका जो कहते हैं टिकटॉक मैसेजेस बनाते हैं, उसको इंटरनेट पे लेके जाते हैं, यूट्यूब में लेके जाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। और उसका जो बेस है साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस में आप ये कहते हो कि बेस में थीम्स क्या हैं। सो जो थीम्स हैं, जो इन्होंने थीम्स बनाई होती हैं, बेसिक थीम्स बनाई होती हैं, लॉन्ग टर्म थीम्स हैं, शॉर्ट टर्म थीम्स हैं। तो जो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म थीम्स हैं, स्पेशली शॉर्ट टर्म थीम्स हैं, उसको पहले ये ग्लोबल टाइम्स में डाल देते हैं, वहां से वो प्रोलिफरेट हो जाता है और उसको लोग देखना शुरू कर देते हैं। स्पेशली इंडिया में के लिए तो बहुत ज्यादा काम करता है ग्लोबल टाइम्स। कुछ भी आप इंडिया में कर दो, दूसरे दिन इनके वहां एक आर्टिकल निकल आएगा या उसी दिन आर्टिकल निकल आएगा कि इस तरीके से कर दिया है। मैं इसका आपको एक एग्जाम्पल भी दे देता हूं। अभी रिसेंटली जो अटल टनल, अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसी साल के इसी महीने के शुरू में अटल टनल को इनॉग्रेट किया। अभी आप सब जानते हैं कि अटल टनल एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक अचीवमेंट है इंडिया के लिए। इस टनल, ये जो मनाली से निकल के केलोंग तक जाता है, लाहौल स्पीति की तरफ जाता है, 9 किलोमीटर का टनल है, रोहतांग पास के नीचे ये निकाला है। इससे हमारा जो टर्न अराउंड पीरियड है वो 4 या 5 घंटे का जो टर्न अराउंड पीरियड है वो कम हो गया वन साइड। और ये ऑल वेदर, इसने बहुत एक बड़ा स्ट्रेच जो है वो ऑल वेदर कर दिया है। उससे कि हमारे को पहली बात तो लाहौल स्पीति बिल्कुल अपने हिमाचल प्रदेश के मेनलैंड से ज्वाइन हो गया है। उसकी टूरिज्म इकोनॉमिक बेनिफिट उसको तो लाहौल स्पीति को बहुत ज्यादा मिलेगा, बट स्ट्रैटेजिकली जो लेह की रोड है वो भी बहुत ज्यादा क्लियर हो गई है।
तो ऑफ कोर्स ले में और थोड़े टनल्स बनाने पड़ेंगे, पर बेसिकली ये बात है कि अगर ये वाला टनल बना दिया है तो अभी वो हमारे पास वी हैव दैट, वी नो हाउ टू मेक इट। पहली बार बात करनी थोड़ी मुश्किल होती है। आगे जो 3-4 और टनल बनाने हैं टेंगेंगला में, मार्शांगला में, उनको तो अभी बना लिया जाएगा। तो उसके बाद ले जो है वो ले की जो रोड है वो ऑल वेदर पोटेंशियल में आ जाएगी, और ये रोहतांग पास की जो एक्सेस है ये जोजिला एक्सेस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक अचीवमेंट है, और क्योंकि हमारे लिए अचीवमेंट है तो चाइना को इससे बहुत तकलीफ है। चाइना डिस्कंसर्ट हुआ पड़ा है, चाइना इज वेरी डिसप्लीज्ड कि हमने ये किया। तो अभी देखो ये किस तरीके से साइकोलॉजिकल ऑपरेशन किस तरीके से करते हैं। ये कहते हैं इनका एक आर्टिकल निकला जिसका इन्होंने नाम दिया अटल टनल टू हैव लिमिटेड बेनिफिट्स फॉर इंडिया इन वॉर टाइम। मतलब ये कहना चाहते हैं कि कुछ नहीं है, ये अटल टनल को हम कुछ नहीं समझते, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। कह दिया इन्होंने अपनी तरफ से, तो बहुत ज्यादा ये लिखते हैं कि हम तो बड़े वी आर अनबायस्ड। तो अनबायस्ड में ये कहते हैं कि ठीक है वहां बड़ी जल्दी ट्रुप डिप्लॉयमेंट हो जाएगी, बट इट हैज गॉट लिमिटेड बेनिफिट्स इन वॉर टाइम। और ये आर्टिकल किसने लिखा है? एक जोंग पिंग पता नहीं क्या नाम का कोई बंदा है। और इसका मेन पॉइंट क्या है आर्टिकल का? मेन पॉइंट है, कहता द चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी हैज द मीन्स टू मेक दिस टनल अनसर्विसेबल, कि हम इसको जब चाहें हम इसको ठोक सकते हैं। इट इज बेटर फॉर इंडिया एंड चाइना टू को एग्जिस्ट पीसफुली। अब ये कौन होता है हमें ये कहने वाला? पर कहते हैं, देखो वर्ड देखो क्या यूज करते हैं, what are the kind of words that they use. It is better for India and China to coexist peacefully with each other. India should restrain itself and refrain from provocation, as no passage exists that can enhance India's capability, combat capability. ये बताना चाहते हैं, जगह जगह ये ग्लोबल टाइम्स लिखता है, बहुत सारे आर्टिकल्स लिखता है कि इंडिया जो है वो मिलिटरीली चाइना के साथ कंपेयर नहीं हो सकता। चाइना इज मच बेटर। चाइना के पास कुछ थोड़ा बहुत होगा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, पर बंदे कहाँ हैं उनके पास लड़ने के लिए? दे हैव गॉट नो सोल्जर्स, दे हैव गॉट अ कपल ऑफ पुलिसमैन इन देयर आर्मी। पर ये इस तरीके की सेल्फ डाउट क्रिएट करते हैं। दिस इज देयर साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस, दिस इज देयर प्रोपेगेंडा मशीनरी। एक हमने टनल बना दिया तो देखो उनको कितनी तकलीफ हुई है। मैं इसको सोचता हूं कि ये एक बड़ा ऑब्ट्यूस और ग्रेसलेस फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, पर चाइना नोज नो बेटर। चाइना के जो ऊपर उनके सीसीपी में बंदे बैठे हुए हैं, उनको बचपन से नर्चर किया हुआ है, उनका ईगो बहुत बड़ा है। वो समझते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने अपने चीन को दबा रखा है उस तरीके से वो पूरी दुनिया को दबा लेंगे। तो इनके पास ये मशीनरी तो बहुत अच्छी है, पर इनके जो परसेप्शन मैनेजमेंट का जो मेथडोलॉजी है उसमें बहुत ग्रेसलेस है, बहुत ब्लंट है, और इस कारण से वो इतनी कोई खास आगे चलती नहीं है। और दुनिया उससे, द वर्ल्ड इज वेरी वेरी फेड अप ऑफ दिस काइंड ऑफ ओपन प्रोवोकेशन जो कि ये पूरी दुनिया को करते हैं, स्पेशली इंडिया को करते हैं। पर इससे क्या होता है जब ये ऐसी बातें कहते हैं, तो इससे क्या होता है, कुछ कॉमन लोग हैं यहाँ पर इंडिया में जो कि इससे, जैसे मैंने कहा, कंसर्न हो जाते हैं, सेल्फ डाउट आ जाती है, और उस सेल्फ डाउट को दूर करने के लिए इन अ कंट्री लाइक इंडिया जहां फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो प्रोलिफरेट भी कर जाती है। तो हम लोगों को ये ख्याल रखना चाहिए कि हम ऐसी चीज़ों को प्रोलिफरेट मत करने दें, और उनको हम जब भी हो सके उसको कंट्रोल कर लें। अब दूसरा, अब ग्लोबल टाइम्स का दूसरा, जब वो केस हुआ था गलवान में, जहां हमारे 20 बहादुर जवानों ने वीर गति पाई थी, कर्नल संतोष बाबू की जब डेथ हुई थी, तो सबसे पहले हमने निकाला, क्योंकि इंडिया में तो ऐसी बातें छिपती नहीं है, उन्होंने तो छुपा दिया उस चीज को, हमने निकाला कि ऐसे हो गया है। तो ग्लोबल टाइम्स कहता है और चाइना कहता है जी ये तो बड़ी अनप्रोफेशनल रिपोर्टिंग है फ्रॉम द साइड ऑफ इंडिया। और उनका जो ग्लोबल टाइम्स का एडिटर इन चीफ है उसने कहा, बेस्ड ऑन व्हाट आई नो, चाइनीज साइड आल्सो सफर्ड कैजुअल्टीज इन द गलवान वैली
physical clash. I want to tell the Indian side, do not be arrogant and misread China's restraint as being weak. तो ऐसा उसने बाद में कहा। तो जब ये ऐसी बातें कहते हैं तो उसके आगे ये वर्ड लगा देते हैं ऑब्जर्वर, या उसके लगा देते हैं एक्सपर्ट। ना ये ऑब्जर्वर का नाम बताते हैं, ना ये एक्सपर्ट का नाम बताते हैं। अपनी तरफ से बहुत अच्छे ये साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस करते हैं, बट आई एम नेवर इम्प्रेस्ड बाय देम बिकॉज मेरे को भी कुछ पता है साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस के बारे में, तो ये तो कोई तरीका नहीं है करने का। और उसके बाद इन्होंने एक और आर्टिकल लिखा, उसमें इन्होंने कह दिया इंडियन ट्रूप्स टैक्टिक्स वांट हेल्प विद नेगोशिएशन विद चाइना एक्सपर्ट्स। जब हमने थोड़ा सा आगे बढ़ना शुरू कर दिया, जब हमने वो हाइट्स ले ली, जब हमने इनके लोगों को सरप्राइज कर दिया, तो उसके बाद इन्होंने ये तमाशा शुरू कर दिया। तो ये हमारे सोल्जर्स का, अच्छा ये कई बार एक वीडियो बना देते हैं कि हम तो बड़ा खाना दे रहे हैं अपने सोल्जर्स को, ताज़ा खाना दे रहे हैं, हेलीकॉप्टर्स और पॉड्स के थ्रू हम ताज़ा खाना वहाँ लेके जा रहे हैं। इंडियन सोल्जर्स के पास ताज़ा खाना नहीं है, इंडियन सोल्जर्स के पास एडिक्वेट फैसिलिटी नहीं है विंटर्स को वहाँ काटने के लिए। तो ये सब कुछ ये करते हैं टू अंडरमाइन द मोरल ऑफ द इंडियन सोल्जर्स। अब एक और पॉइंट है इसमें, रिसेंटली जो पता लगा है, एक केस आया है जिससे पता लगा है कि ग्लोबल टाइम्स जो है वो इंडिया में ही कोलैबोरेटर्स की सर्विसेज को लेता है। और कई लोग जो यहाँ लिखते हैं उससे ये पता लग जाता है, जो प्रो चाइना लिखते हैं या जो कहते हैं कि चाइना तो इंडिया को दबा देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, पर सबको पता है कि कुछ यहाँ ऐसे लोग हैं, वो अभी ये कंफर्म हो गया है कि दे आर कोलैबोरेटर्स, दे हैव बीन परचेज्ड बाय द 50 सेंट पॉलिसी। और वो कैसे पता लगा है कि 19 सितंबर को एक राजीव शर्मा नाम के एक जर्नलिस्ट को दिल्ली में अरेस्ट किया गया था, और उसको अरेस्ट किया गया था ऑन चार्जेस ऑफ पासिंग सेंसिटिव डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन टू चाइनीज इंटेलिजेंस ऑफिसर्स। तो ये जो आदमी है ये किसी जमाने में ग्लोबल टाइम्स के लिए लिखता होता था। तो वहां से इसको नर्चर करना शुरू किया। तो इसका मतलब कि ये मीडिया साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस अपने मीडिया व्हीकल्स को, इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं लोगों को अपनी तरफ गुमराह करने के लिए और अपनी तरफ उनको खींचने के लिए। उसके बाद ग्लोबल टाइम्स का जो एडिटर है चीफ है, उसने कह दिया था कि भाई हम तो बहुत लोगों को पे करते हैं, ग्लोबल टाइम्स बहुत बड़ा एक पेपर है, बहुत लोग इसमें लिखते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, राजीव शर्मा ने भी लिखा होगा। पर दिस इज अ डायरेक्ट कनेक्टिविटी है इसकी। सो इस टाइम के ऊपर अगर आप देखें, फाइनली जो मैं कहना चाहता हूं कि इस टाइम के ऊपर देखें तो जो चाइना की प्रोपेगेंडा मशीनरी है उसके जो मेन एडवर्सरीज हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स है, ताइवान है, इंडिया है। तो ये सारी जगहों को जो ये डायरेक्टली टारगेट कर रहे हैं, तो इसका जो तरीका है अभी वो ये है कि हमें इसकी जानकारी हो और हम इस जानकारी को इस्तेमाल करें चाइना को काउंटर करने के लिए। अगर वो इंफॉर्मेशन का हमारे साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, एक जबरदस्ती कर रहे हैं, तो हमें भी इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करना चाहिए उनको दबाने के लिए। और इन कंक्लूजन मैं यही कहूंगा कि वी शुड नॉट अलाउ चाइना टू टेक एडवांटेज ऑफ आवर डेमोक्रेटिक नॉर्म्स। हमारे डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं, हमारा तरीका है, हमारी फ्री सोसाइटी है, ये एक स्ट्रेंथ भी है, पर साइकोलॉजिकल मीडिया एंड साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस के डोमेन में ये एक वीकनेस भी बन जाती है। पर अगर हम लोग सतर्क रहेंगे, अगर हम नेशनलिस्ट रहेंगे, तो इस वीकनेस को भी हम स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनको इतना मतलब वी हैव गॉट बेटर ब्रेन्स, वी हैव गॉट बेटर एजुकेशन, और हम अपने मन की बात कर सकते हैं। इसका मतलब कि हम एक डाइवर्जेंट ओपिनियन क्रिएट कर सकते हैं नेशनलिस्ट मैटर्स के ऊपर। उनके वहाँ जो ओपिनियन है वो रिस्ट्रिक्टेड है, ब्लिंकर्ड है, वो वही कहेंगे जो उनके लीडर्स ने उन्हें कहा कहने के लिए। और उनके लीडर्स जो है वो एक इनब्रीडिंग चल रही है, माओ सी तंग से लेके आज तक एक ही तरीके से उनको पाला गया है।
तो उनकी थिंकिंग जो है वो डाइवर्सिफाइड नहीं है, वो उसमें कोई किसी तरह की इंडिविजुअलिटी नहीं है, वो रिस्ट्रिक्टेड है। तो इस चीज को अगर हम अपने डेमोक्रेटिक नॉर्म्स में अगर हम नेशनलिस्ट हो जाएं, तो हम इसी बात का जो हमारे एक तरह से वो समझते हैं कि वो हमारी कमजोरी है, वी कैन चेंज दैट वीकनेस इनटू अ वेरी बिग स्ट्रेंथ, एंड वी शुड नॉट allow them to weaken us with misinformation and disinformation, जिस तरीके से ये कर रहे हैं। तो ये मेरा एक सुझाव है काउंटरिंग ऑफ प्रोपेगेंडा के लिए। और दूसरा है कि जैसे ये राजीव शर्मा को पकड़ा है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी बहुत सतर्क हो जाना चाहिए, एंड दे शुड ट्राई टू फाइंड आउट कि ये किस किस जगह से इस तरीके से पैसे आ रहे हैं टू मैनेज द मीडिया स्पेस विद इन इंडिया, सो दैट कम से कम एक साइड को तो हम रोक दें और तोड़ दें। सो इतना ही कह के, और आई रेस्ट माई केस विद अ फर्म कन्विक्शन कि एक ऐसा टाइम आएगा, बहुत जल्दी आया भी हुआ है, जबकि ये चाइना की जो प्रोपेगेंडिस्ट और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, इनिमिकल साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की मशीनरी है, इसको हम पूरी तरह से काउंटर कर देंगे, नाउ दैट वी हैव नॉलेज ऑफ हाउ दे एक्चुअली फंक्शन। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद जयवंश जी आपका। जयवंश जी, इस समय हम लोग फेसबुक पर लाइव हैं, तकरीबन हमने अभी तक 3 सीरीज चलाई है, आज हमारा चौथा अध्याय है। फेसबुक पर अभी तक हम लोगों को तकरीबन 10,000 से ज्यादा लोगों ने इस सीरीज में हिस्सा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिया है। सो आज हम प्रश्नोत्तरी का जो सेशन है वो शुरू करेंगे। उसमें प्रथम प्रश्न है कि तिब्बत जो भारत से जिसकी सीमा सटी हुई है, इस मामले में भारत क्या कर सकता है? तिब्बत के रहवासी हैं, वहाँ के लोकल लोग हैं, उस मामले में हम भारत के लोग, उन जो तिब्बत के लोग हैं, उनकी क्या मदद कर सकते हैं, सो दैट के जो आने वाले वक्त में जो चाइना वहाँ प्रोपेगेंडा मशीनरी यूज करता है, उसके लिए वहां से कोई आवाज उठे। थैंक यू, बहुत अच्छा सवाल है। इसमें मेरी जो पर्सनल व्यू है एज अ मीडिया पर्सन एंड एज अ सोल्जर एंड एज अ इंडियन, कि हम इंडिया में एक पर्टिकुलर फ्रीडम, डेमोक्रेसी और की एक फिलॉसफी को करते हैं। वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, वी आर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ऑफ इंटेलिजेंस, ऑफ ब्रेन्स, ऑफ एंटरप्राइज, एंड वी आर फ्री। सो हमको तो यही है कि पूरी दुनिया को हमारे जैसे होना चाहिए। तिब्बत में बुद्धिज्म थी जो कि इंडिया से फ्लो की हुई है, तो इसका मतलब कि हमारे बड़े मिलेनियम से तिब्बत के साथ एक रिश्ता है। तो तिब्बत को हेल्प करना इन अ मैनर विच इज राइटियस एज वेल एज जस्टिफाइड, और तिब्बत को ये इंश्योर करना कि तिब्बत में के लोग जो हैं वो अपनी वो वाली एस्पायरेशंस को मीट करें जो कि वो होल्ड करते हैं, ये मेरे हिसाब से इंडिया की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर किसी पॉलिटिकल रीजन से के कारण और उस टाइम के ऊपर कोई हमारे में कोई ऐसी वीकनेस थी जिसके कारण हमने तिब्बत को उस टाइम के ऊपर एक्सेप्ट कर ली थी चाइनीज सुजरेनिटी ओवर तिब्बत, पर इतने सालों से, इतने डिकेड्स से हमें ये पता लग गया है कि तिब्बत को वो सुजरेनिटी सूट नहीं करती है, और तिब्बत के लोग जो हैं वो सप्रेस्ड हैं, वो ऑप्रेस्ड हैं। तो एज अ बिग global power and as the center of democracy and freedom, as the ideological mooring of democracy and freedom, हमारा ये फर्ज बनता है कि हम आगे बढ़ के उनकी मदद करें और उनको अपनी एस्पिरेशंस को मीट करने के लिए उनके साथ खड़े हों। और इसके लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि वी हैव टू गेट इनटू अ मिलिट्री दिस थिंग, बट डिप्लोमेटिक, कल्चरल, आइडियोलॉजिकल चैनल्स को हमें पूरी तरह से एक्टिवेट करना चाहिए, हमें उनको सपोर्ट देना चाहिए। जी जयवंश जी, अभी कुछ दिनों पहले एक भारत के बहुत बड़े अखबार द हिंदू, जिसमें एक
प्रोपेगेंडा के तहत चाइनीज गवर्नमेंट का एक जैसे जैसे चाइनीज गवर्नमेंट ने एक न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दी हो, ऐसी एक एडवर्टीजमेंट छपी थी। तो क्या ये इसको एथिकल माना जाएगा जो जो जर्नलिज्म के अंडर में आता है, या फिर इसके लिए भविष्य में ना हो उसके लिए कोई भारत सरकार इसके लिए कोई कदम उठा सकती है, जैसे आपने कहा? देखो, वी आर अ फ्री कंट्री। हम अगर कोई कुछ ऐसा करना चाहता है तो हम उसको नेम एंड शेम कर सकते हैं। हमारी जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है वो भी सिर्फ डायरेक्शंस दे सकती है। तो ये तो एक इंसान ने या एक मीडिया हाउस ने खुद सोचना है कि वो क्या करना चाहता है और वो क्या नहीं करना चाहता। इस तरीके से एक हमारे जैसी कंट्री में आप अपने खिलाफ एक ओपिनियन खड़ा कर लेंगे तो आपकी अपनी ही मतलब जो बेइज्जती है मेरे हिसाब से इतनी ज्यादा हो जाती है कि वन शुड थिंक अबाउट डूइंग इट। सो आई मीन इन अ फ्री कंट्री एक पेपर ने ऐसा कर दिया है, करना नहीं था चाहिए। इट इज नॉट राइट, इट इज डेफिनेटली अनएथिकल, इट इज डेफिनेटली नॉट इन नेशनल इंटरेस्ट। एक तरफ हम लड़ रहे हैं उनके साथ और दूसरी तरफ आप उनकी एडवर्टीजमेंट निकाल रहे हो। इट इज, ये जो मर्जी कह दो, जिस तरीके से मर्जी इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करो, ये जस्टिफाइबल नहीं है। पर उसके साथ साथ वी आर अ फ्री कंट्री और हम एक पेपर की इस बेवकूफ़ी के कारण अपनी जो एक फ्रीडम का जो इतना हमारा थ्रेशोल्ड है उसको हम खराब करना पसंद नहीं करेंगे और हमें करना भी नहीं चाहिए। मैं तो सिर्फ यही उम्मीद करूंगा कि सेल्फ रेस्ट्रेंट और सेल्फ कंट्रोल जो है उसको हम हमारे मीडिया हाउसेज मेंटेन करेंगे और हमारी नेशनल जो नेशनल इम्पेरेटिव्स हैं उनको अपने ध्यान में रखेंगे अपनी जर्नलिज्म को करने के लिए। आई एम नॉट अप्रिशिएटिव ऑफ व्हाट हैज बीन डन for any newspaper who does this kind of things or any writer who writes on in a manner which is not suitable for India. जयवंशी, अभी हमने ट्विटर पर देखा कि चाइनीज गवर्नमेंट की जो उनके डिप्लोमेट्स है उनके तकरीबन 7,000 जितने जो अकाउंट है ट्विटर के, जो भी हैंडल्स है, वो फेक प्रोपेगेंडा फैलाने में उन्होंने जब ये गलवान वाला जो मामला हुआ था उसके बाद में उन्हें ऐसे 7,000 उनके ट्विटर के हैंडल थे जिन्होंने फेक प्रोपेगेंडा फैलाया था। जैसे जो पाकिस्तान का ISPR है वो भी ट्विटर पर एक्टिव है। तो इस मामले में भारत का कोई न्यूज जो गवर्नमेंट का कोई ऐसा एजेंसी है जो ट्विटर हैंडल है, क्या हमें भी इसके अगेंस्ट में ऐसा कोई ट्विटर हैंडल भारत सरकार की ओर से इसकी कोई जरूरत है जिससे वो ट्विटर पर उनको उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाए? देखो, ये अथॉरिटेरियन रेजीम्स हैं, जो मैंने आपको कहा था, ये अथॉरिटेरियन रेजीम्स हैं, इनका कोई ईमान धर्म नहीं है। ये इंडिविजुअल चलाते हैं और इंडिविजुअल्स का हम वी आर अ डेमोक्रेसी। हम हमारे पास बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हमारे पास बहुत सारे पॉलिटिकल थॉट्स हैं, हमारा कल्चर अलग है, हमारा सब कुछ अलग है। हम ऐसे काम करते हुए हमें शोभा नहीं देता कि हम एक प्रोपेगेंडा मशीनरी खड़ी करें जो कि डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन को पास करे, जिस तरीके से ये लोग कर रहे हैं, झूठ बोले। तो हमारे लिए बेस्ट ये है कि हम ये समझ जाएं, जो मैंने कोशिश की आज इनको एक्सपोज करने के लिए, कि ये जो करना चाहते हैं, ये जो हमारे माइंड में सेल्फ डाउट क्रिएट करना चाहते हैं, ये जो हमारे में ये क्रिएट करना चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं कर रही है, या हम वीक हैं, या हमारी आर्मी वीक है, हम ये समझ जाएं, वी शुड बी अवेयर कि दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू विद अस, और उसको हम माने मत और हम इंडिविजुअल लेवल के ऊपर उसको काउंटर करें। ये तो 7,000 ट्विटर अकाउंट हैं। अगर हम इस चीज के पीछे पड़ जाएं, अगर हम अपने हैशटैग्स को थोड़ा सा और चलाने की कोशिश कर दें, हमारे पास इतने युवा हैं, अगर वो युवा इंडिविजुअल अपने लेवल के ऊपर एक एक युवा जो है उसको दे, तो हमें एक स्ट्रक्चर्ड चीज जो कि बनानी, जो कि हमें शोभा नहीं देती, वो करने की जरूरत ही नहीं है। हम इतना मुंह तोड़ जवाब देंगे इनकी इस फॉल्स प्रोपेगेंडा कैंपेन को कि ये खुद ही चुप हो जाएंगे। और देखो, अगर इन्होंने 7,000 10,000 इतना पैसा खर्च रहे हैं करने के लिए, उसका फायदा क्या हुआ? ना हम पीछे हटे, इन्होंने पूरी कोशिश कर ली कि ईस्टर्न लद्दाख में हमारी गवर्नमेंट को दबा दें और हमारी आर्मी को दबा दें। कितनी कोशिश की वो तो मैं जानता हूं,
आलोक बांसल जी जो यहाँ एक्सपर्ट्स बैठे हैं वो सब जानते हैं, पर उसका फायदा क्या हुआ? वी डिड नॉट कॉट आउट। हमारी जो पोजीशन है अभी एडवांटेजियस पोजीशन है, और इसके बाद और भी एडवांटेजियस होगी। तो इसका मतलब कि जो ये करने की कोशिश कर रहे हैं वो एक्चुअली फेल हो गया है। वो उसका कोई लोकस स्टैंडर्ड नहीं है। और अगर हमने उसको काउंटर करना है तो दो तरीके से काउंटर करेंगे। एक, हम उसको पहचान ले, we realize that it is propaganda and we do not fall for the propaganda। ये एक पैसिव मेजर है। और एक्टिव मेजर ये है कि हम अपने अपने पर्सनल ट्विटर हैंडल से उसको जवाब दें और उनको बता दें कि लुक, वी आर नॉट गोइंग टू फॉल फॉर योर फॉल्सिफिकेशंस। जयवंश जी, अब अभी हम देख रहे हैं जो साउथ चाइना सी में जो चाइना दिक्कत पैदा कर रहा है, जो उनके पड़ोसी मुल्क है जिसमें रशिया और थाईलैंड है, फिलीपींस है, मलेशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और ताइवान के साथ उनका वहां पर भी उनका ज्योग्राफिकल इश्यू चल रहा है। क्या आने वाले वक्त में अगर भारत के साथ उनका फ्रंट ओपन हो जाता है इंडिया चाइना वॉर के, अगर आने वाले समय में अगर वॉर छिड़ जाता है, तो क्या चाइना वहां पर साउथ चाइना सी में अपना सेकंड जो फ्रंट है वो ओपन करने की क्या हिम्मत कर सकता है? जब वो हिंदी में पूरी तरह से तो मेरे को पता नहीं, पर वो एक है ना कहावत, विपरीत बुद्धि विनाश कार्यालय। मेरे को लगता है कि ये जो इनका प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग, वो इस टाइम के ऊपर सठिया गया है। ही इज इन अ वेरी बैड स्टेट। उसको इंटरनली इनसिक्योर है, और उसने जो एक बड़ा इगोइस्टिक एक वर्ल्ड व्यू पॉइंट बनाया था वो जगह जगह टूटता जा रहा है। He is finding a setback everywhere, starting from COVID to Belt Road Initiative to CPEC। CPEC ऑलमोस्ट बर्बाद हो चुकी है, टू एनी अदर थिंग जो कि वो करने की कोशिश कर रहा है। और अभी उसको इंडिया में भी ईस्टर्न लद्दाख में बहुत बड़ा सेटबैक मिल गया है। तो इस हालात में एक ओवर ईगोइस्टिक मैन गलती कर सकता है। So we have to be prepared for him to make this mistake, which will be disastrous for his country and very bad for the world। तो वो क्या करेगा इसके बारे में एक्चुअली मैं नहीं कह सकता। प्रोबेबली जो ज़्यादा चाइना को पढ़ते हैं उन्होंने कोई स्टडी की होगी उसके रिएक्शंस की, पर मुझे एट अ पर्सनल लेवल मुझे लगता है कि ही इज़ केपेबल ऑफ गोइंग इन फॉर एनी काइंड ऑफ मिस एडवेंचर। और अगर इंडिया के साथ कोशिश करेगा, स्पेशली ईस्टर्न लद्दाख में कोशिश करेगा, तो मेरे को ये पक्का यकीन है, मैं जानता हूं कि बहुत मार खाएगा। और साउथ चाइना में भी ऑब्वियसली अगर सारे इकट्ठे हो जाएंगे, यूएस वहां बैठा हुआ है, तो आई डोंट थिंक दे स्टैंड अ चांस। जो ग्लोबल टाइम्स हमारे को कहता है कि तुम चुप रहो, अभी आज मैं ग्लोबल टाइम्स को कह रहा हूं कि अपने जो लीडरशिप है उसको कंट्रोल करो, अदरवाइज यू विल बहुत बड़े बड़े नेशंस जो हैं वो टूटे हैं, और इसी तरीके से चाइना के भी टूटने का जो अंदेशा है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा अगर चाइना रेस्ट्रेंट नहीं करेगा अपने आप को और किसी तरीके से अपने आप को कंट्रोल नहीं करेगा। जयवंश जी, जो मौजूदा परिस्थिति है उसमें आप जो वन बेल्ट जो रोड इनिशिएटिव है उसके साथ आप सीपेक का फ्यूचर आने वाले 10 से 15 वर्षों में कहां तक देख रहे हैं उसे? मेरे हिसाब से तो सीपेक तो काफी बुरे हाल में है। यू सी, अल्टीमेटली सीपेक इज पासिंग थ्रू सच एरियाज जहां इंसर्जेंसी है। बलूचिस्तान के थ्रू निकलती है, गिलगिट बाल्टिस्तान के थ्रू निकलती है, बहुत लंबी है। इसको प्रेजेंटली पूरी तरीके से इंडियन आर्मी ने अपने हाथ में ले लिया है, और पाकिस्तान आर्मी ने अपने हाथ में ले लिया है। पाकिस्तान आर्मी का एक जनरल है असीम बाजवा, उसको इन्होंने बना दिया है उसका चेयरमैन, और उसके अगेंस्ट इतनी बड़ी करप्शन की चार्जेस हैं, कोई कहने की बात नहीं। हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स का उसका पता लग गया है कि उसने यूएस में, सऊदी अरेबिया में, पता नहीं कहां कहां उसने वो पैसे डाल रखे हैं। सो सीपेक इज स्टीप्ड इन करप्शन, एंड सीपेक जो है वो कंसेप्चुअली ही गलत है। तो और वो इतनी तेज चल नहीं रही है, और उसके कॉस्ट एस्केलेशन हो रही है। $62 बिलियन तो सीपेक वापस नहीं दे सकती है चाइना को बाय एनी मीन्स। तो मेरे हिसाब से तो सीपेक इज अ फेलियर, और अभी ये अपनी फेस सेविंग कर रहे हैं।
ये कितनी देर तक अपने आप को इस तरीके से मिल्क करवाते रहेंगे पाकिस्तान के करप्ट रजीम को खड़ा करने के लिए, मुझे पता नहीं है। बट माय पर्सनल व्यू इज दैट सीपेक एक ऐसा इट हैज बिकम मतलब ये प्रॉब्लम बन गया है बहुत बड़ा चाइना के लिए, जिसको ये ना अपना सकते हैं ना ही छोड़ सकते हैं। सो लेट अस सी व्हाट दे डू इन द फ्यूचर। मेरे को तो सीपेक का कोई फ्यूचर नजर नहीं आता। जी दिलीप भाई, आप आगे बढ़ाइए। जयवंत सिंह जी, एक जो हेल्थ प्रोपेगेंडा है उसके तहत ये पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर किया जा रहा है, तो उसका काउंटर करने के लिए आपने कहा कि हमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चरों को निर्माण नहीं करना चाहिए, लेकिन जो मौजूदा वर्ल्ड है आप देख रहे हैं कि बहुत बड़े एक डायनेमिक स्ट्रक्चर की ओर जा रहे हैं। क्वेश्चन सिर्फ भारत चाइना का नहीं है, सेंट्रल एशिया में भी बहुत सारे लड़ाइयाँ होने की संभावना बढ़ गई। तुर्की और सऊदी अरेबिया, सेम थिंग तुर्की भी, ग्रीस। तो आपको नहीं लग रहा कि इस पूरे जो एटमॉस्फेयर हो रहा है उसमें एक सच्ची खबर लोगों के समझ जाए? क्योंकि ये बहुत बड़ा नहीं है, चीन नहीं, सब जगह पर ये मिस प्रोपेगेंडा की एक जो बैटल है वो सब जगह पर हावी होती जा रही है। तो इस समय मुझे नहीं लगता कि आपको इंटरवेंट की जरूरत है कि एक अच्छी तरह से ये पूरा जो ऑर्डर है उसको प्रजा के समझ रखा जाए। अगर आप ये कह रहे हैं, जैसे कि पहले भी सवाल पूछा गया था कि इंडिया को कोई ठोस कदम लेने चाहिए, देखो हम नहीं इंफॉर्मेशन ब्लॉक कर सकते, ये हमारी बेसिक फिलॉसफी के ही खिलाफ है। राइट टू इंफॉर्मेशन एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये हमारी फंडामेंटल राइट्स हैं। तो हमें तो अपने आप को ही बेटर एजुकेटेड रखना चाहिए। देखो मीडिया और इंफॉर्मेशन एक स्पेस बेस्ड एंटिटी है। इसका मतलब है कि इंडिया में एक बेलिजरेंट ऑक्यूपेशन ऑफ स्पेस जो है, मीडिया स्पेस एंड इंफॉर्मेशन स्पेस, जो कि एंटी इनिमिकल है इंडिया के लिए, उसको तो आप रोक नहीं सकते हो, वो नेशनल हो कि इंटरनेशनल हो, और उसको हमें रोकना भी नहीं चाहिए। हमें क्या करना है कि उसके एक ऑल्टरनेटिव स्पेस को क्रिएट करना है कि जितनी वो इंफॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन एक तरफ से आ रही है उसको काउंटर करने के लिए उतनी ही स्पेस हमारे पास हो, बेटर इंफॉर्मेशन, ट्रूथफुल इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन विच इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स, वो दें। हमें ये इंडिया को कभी ये नहीं कहना चाहिए अगर हमारे पास कोई कमजोरी है तो द पीपल हैव टू नो अबाउट द वीकनेस, दे शुड नो अबाउट द वीकनेस, पर उसको नो करने के बाद लोगों में पैनिक नहीं होना चाहिए। लोगों में ये एक दे शुड हैव द स्ट्रेंथ एंड दे शुड हैव द करेज टू फेस इट एंड टू रिमूव इट। और वो करेज जो है वो हमें इंफॉर्मेशन को इस तरीके से यूज करना चाहिए कि हम वो करेज जो है उसको क्रिएट करें, उस करेज को क्रिएट करें। तो ये हो भी रहा है, इंडिया में बहुत हो रहा है, और मेरे हिसाब से कि और भी होना चाहिए। let us not fall in the trap of these people. हमारे पास अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ बहुत है, वी आर अ प्राउड कंट्री, एन इंडिपेंडेंट कंट्री, फ्री कंट्री। तो उन चीजों को हमें सारा टाइम वी शुड ऑलवेज लीवरेज दोज पॉइंट्स। सर एक बात ऐसी थी कि हमारे देश में कुछ जगह पर सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही है, जैसे कि कुछ कश्मीर हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, अभी पंजाब में भी उसको एक सिख एक्सट्रीमिज्म के रूप में उसको काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके मुझे लगता है कि उसके कुछ तार चाइना के साथ जुड़े हुए हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, कुछ कनेक्शन उसका हो सकता है कि नहीं। ऐसी तरह से इंटरनल डिस्टर्बेंस क्रिएट करना और भारत को इसमें बिजी रखना, ये आपको लगता है कि ऐसे कुछ उसके जो स्ट्रक्चर है कुछ जुड़े हुए हैं? ये पक्का 100% जुड़े हुए हैं। चाइना और पाकिस्तान इकट्ठे हैं, और कुछ और भी मुल्क जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता वो भी इनके साथ थोड़े बहुत जुड़े हुए हैं। कहीं से पैसे आते हैं, कहीं से फंड्स आते हैं, कहीं से इंफ्रास्ट्रक्चर आता है। ये जो बता रहे हैं 7-7 हज़ार लोग बैठे हुए हैं, ट्विटर चैनल खोले हुए हैं, वो खुले हुए हैं, एक जगह थोड़ा ना, बहुत जगह खुले हुए हैं। तो ये फैनिंग सेपरेटिज्म जो यहाँ का ये जो कम्युनिस्ट कल्चर है, जो कि पंजाब में भी बहुत प्रिवेलेंट है, बहुत सालों से प्रिवेलेंट है, कम्युनिज्म एज अ आइडियोलॉजी अगर इंडिया में कोई फॉलो करना चाहता है तो ही इज फ्री टू फॉलो इट, उसमें कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं है। पर जब वो आइडियोलॉजी एक एक्सट्रीमिज्म का शेप ले लेती है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म हो जाती है, या वो वायलेंट हो जाती है, या वो सेपरेटिस्ट हो जाती है,
तो उसके बाद तो फिर वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम पड़ जाती है ना। तो हाँ, ये सेपरेटिज्म की बातें हैं। जैसे अभी अगर आपने पंजाब की सेपरेटिज्म की बात की, तो पंजाब की जो सेपरेटिज्म है, इट इज बीइंग फैंड फ्रॉम अब्रॉड। इनफैक्ट जो पंजाब में लोग रह रहे हैं वो हाथ जोड़ के कहते हैं, जो बाहर रह रहे हैं लोग, कि भैया तुम तो ये छोड़ के चले गए, अभी हमारे लिए यहाँ मुसीबत मत क्रिएट करो, तुम अपनी जिंदगी वहां जियो, हमें अपनी जिंदगी यहाँ जीने दो। ये कहते हैं पंजाब के लोग, मैं आज आपको बता रहा हूँ। तो ये सब वही है, दो 7,000 ट्विटर हैंडल्स उन्हीं का किया हुआ है। और आप जम्मू कश्मीर स्टडी सेंटर के हैं तो आपको मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं है कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में सेपरेटिज्म की बैकबोन तोड़ दी गई है। तो अभी वहां भी ये प्रूव हो गया, जो 70 साल से चल रहा था कि कश्मीर जो है वो उसको थोड़ा सा मौका मिले, इग्नाइट होगा तो वो सेपरेट हो जाएगा। तो ये पॉलिसी ऑफ 1000 कार्ड्स हैज बीन टोटली दिस थिंग। इसका मतलब ये है कि इंडिया की जो स्ट्रेंथ और रेजिलियंस है टू फाइट अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ प्रोपेगेंडा इज वेरी स्ट्रांग। हमें इतनी जल्दी ये लोग बातें करके और ट्विटर में 4 ट्वीट निकाल के इतनी जल्दी हमें गाउ डाउन नहीं करने वाले हैं। आई डोंट थिंक वी नीड टू बी वेरी स्कैर्ड ऑफ ऑल दिस, बट यस, हमें विजिलेंट होना बहुत जरूरी है। हमें सारा टाइम इसके बारे में इंफॉर्मेशन रखनी और इसके एज अ नेशन सारे लोगों को इकट्ठा लेके इसको काउंटर करने के लिए हमें एक ऐसे तरीके की एक फ्री इंडिपेंडेंट मूवमेंट को क्रिएट करना बहुत जरूरी है। सर, एक हमारे साथ कुछ मीडिया कॉलेजेस जुड़ी हुई है, तो उसमें से एक क्वेश्चन है, काइंडली सजेस्ट सम लिटरेचर एंड वेबसाइट टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजिकल वॉरफेयर एज ए मीडिया स्टूडेंट्स और एज ए वॉचिंग दिस प्रोग्राम। उनका एक प्रश्न है कि क्या ऐसे कुछ लिटरेचर और वेबसाइट का नाम देख सकते हैं जिससे वो इस कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ सके। हाँ, ये अच्छा सवाल है। अब मैं इसका काउंटर सवाल उनके साथ करता हूँ कि बच्चे तो तुम हो, तुम मेरे को सजेस्ट करो। तो मैं कौन सी उनको साइट बताऊंगा? मैं तो खुद ही मतलब जितना तो मैंने सीखना था सीख लिया। सो इनफैक्ट आपके थ्रू मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि वो ढूंढें ऐसी साइट्स और मेरे को बताएं, ताकि मैं भी अपनी नॉलेज को थोड़ा सा बढ़ा सकूं इस मामले में। बाकी अगर उन्होंने इफ दे वांट टू रीड अबाउट मॉडर्न डे प्रोपेगेंडा, तो सबसे बेस्ट जो इसकी केस स्टडीज हैं वो जर्मनी की है और रशिया की है। सो दिस इज वेयर, और इनको काउंटर कैसे किया है डेमोक्रेसी ने, इस बात के ऊपर उनको स्टडी करनी चाहिए। मैं उनको ये स्टडी की एक आई कैन गिव देम दिस सजेशन। बाकी वेबसाइट्स तो उनको खुद ढूंढ के उनको को मुझे भी बता देंगे। सर, एक मेरा खुद का एक पर्सनल क्वेश्चन है। आप आर्मी के साइकोलॉजिकल वॉरफेयर यूनिट में आपने काम किया एज हेड, तो आपके पर्सनल कुछ एक्सपीरियंस, किस तरह से ये पूरा जो सिस्टमेटिक चलता है, उसकी थोड़ी इंफॉर्मेशन हमारे स्टूडेंट्स को आप सर दे सकते हैं? दिलीप भाई, बाद में एक जिज्ञासा मेरे लिए। हाँ सर, बोलिए। हाँ, देखो, वो तो जो मैंने आपको बताया है कि हमने कभी भी अपनी जो डेमोक्रेटिक टेनेट्स हैं उनको तोड़ा नहीं है। वी स्टे विद इन दी, जैसे ये लोग अथॉरिटेरियन रेजीम्स के साथ करते हैं, लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इंडियन आर्मी ऐसा कुछ नहीं करती है। इंडियन आर्मी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है सिर्फ, और उस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल किस तरीके से करना है, दी आर्मी लीव्स इट टू दी मीडिया हाउसेस। सो आर्मी की जो ये इंफॉर्मेशन मशीनरी है, इसको साइकोलॉजिकल ऑपरेशन नहीं कहना चाहिए, इसको इंफॉर्मेशन मशीनरी कहना चाहिए। उसकी पॉलिसी ही ये है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। सो सिमिलरली इंफॉर्मेशन, अगर आप ये कहो कि सिचुएशन वहाँ आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है इन जम्मू एंड कश्मीर या नॉर्थ ईस्ट में, तो वहाँ रोज रोज क्या होता है। देखो, जैसे ही इंडिया में कोई एक एनकाउंटर होता है, तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसमें किसी ने ये छुपाने की कोशिश की हो कि आर्मी की अनफॉर्चुनेट कैजुअल्टीज कितनी है या दूसरों की कैजुअल्टीज कितनी है। ये ऐसा कभी नहीं हुआ, एकदम पता लग जाता है, और आर्मी उसको छुपाने की कोशिश भी नहीं करती है। तो हम तो अपनी भी कैजुअल्टीज बता देते हैं। चाइना को और पाकिस्तान को कहो अपनी कैजुअल्टीज बताने के लिए, कभी भी नहीं बताएंगे।
So our system is just to provide information. It is not to control the minds of the people. बाकी उस इंफॉर्मेशन को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, we leave it to the media, we leave it to the houses, we leave it to the experts, we leave it to the country to make their own decisions. हाँ रणजीत सिंह जी, आपका सवाल। कर्नल साहब, मेरी जिज्ञासा ऐसे है कि ये जो साइकोलॉजिकल वारफेयर चाइना भारत के साथ करता है, लेकिन जो उसके और एडवर्सरीज हैं और जो तथाकथित उसके दुश्मन हैं, उनके साथ तो बड़े हायर एंड के साथ डील करता है, जैसे कि तिब्बत हो गया या शिनजियांग में जैसे वो करते हैं, या इनर मंगोलिया हो गया, हांगकांग हो गया। तो भारत के साथ तो साइकोलॉजिकल वारफेयर ही है और बाकी लोगों के साथ क्यों नहीं है ऐसा? या हमारे साथ क्या कुछ मसल फ्लेक्सेस कर सकता है क्या? नहीं, वो तो सारी उसकी ऑपरेस्ड और कंट्रोल्ड एरियाज है ना, तो उनके साथ डील करना, जो उनके साथ डील करने की उसकी जो पैराडाइम्स हैं, ओके, दैट इज द डिफरेंस। हाँ, वो इंटरनल सिक्योरिटी के पैराडाइम्स है ना उसके। इंटरनल मैंने आपको बताया ना कि दो किस्म के वो साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस करता है, एक इंटरनल, एक एक्सटर्नल। इंडिया तो इंटरनल साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस का तो यहाँ सवाल ही नहीं पैदा होता है, तुम कैसे करोगे इंटरनल साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस? पर वो वहां पर वो चाइना इज डूइंग इंटरनल साइकोलॉजिकल ऑपरेशन, जिसमें वो जैसे मैंने आपको कहा था थॉट कंट्रोल, आइडियोलॉजिकल मॉडलिंग और थॉट रिफॉर्म की बातें करता है। और एक्सटर्नल हमारे साथ वो करता है कि हमारी थॉट प्रोसेसेस के ऊपर सेल्फ डाउट क्रिएट करने के लिए, हमारे मन में शंका क्रिएट करने के लिए, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी क्रिएट करने के लिए। ठीक है, थैंक यू, बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद दिलीप भाई। तो सर आज का जो हमारा सत्र है उसको यहाँ ही समाप्त करते हैं।